हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब कि जो यूरोप की कंट्री है जर्मनी और इटली, इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये एक नेशन स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुई, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, मतलब कि जर्मनी कंट्री की तरफ से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, मतलब कि जो आर्मी होती है, जो सैनिक होते हैं, वो किसी भी नेशन के बनाने के लिए एज अ आर्किटेक्ट काम आते हैं। मतलब किसी भी नेशन को बनाने के लिए क्या हमें आर्मी की ज़रूरत होती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी नेशन को बनाने के लिए सिर्फ आर्मी या फिर किसी फिज़िकल फोर्स की नहीं, बल्कि हमें कुछ फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, जैसे फोक सॉन्ग, फोक कल्चर, फोक डांस, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन, मतलब कि 1848 के बाद जो नेशनलिज्म, यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो बदलने लगी। मतलब पहले नेशनलिज्म का मतलब था डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन, लेकिन अब वो फीलिंग यूरोप में जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स थे वो अब चेंज होने लगे। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप, मतलब कि अब जो यूरोप में कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिज्म क्लास के जो लोग थे, वो नेशनलिस्ट जो लोग थे उनके सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज्ड करते थे। उनके सेंटिमेंट्स के साथ मतलब उनके सेंटिमेंट्स का यूज़ करते थे बाय प्रमोटिंग स्टेट पावर और अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप, मतलब कि पूरे यूरोप में अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस जमाने के लिए और पावर अचीव करने के लिए वो जो नेशनलिस्ट थे उनके सेंटिमेंट्स का यूज़ करते थे कंजर्वेटिव क्लास के लोग। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड नेशन स्टेट, मतलब कि ये हमें देखने को मिला था जर्मनी और इटली का जब यूनिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे। ओके, as you have seen, nationalist feeling were whispered among middle-class German who in 1848 tried to unite the different regions of Germany Confederation into a nation-state government by an elected parliament, मतलब कि जैसा कि हमने देखा जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, मिडिल क्लास जो जर्मन थे, मतलब मिडिल क्लास जर्मन्स का मतलब जिनके पास ना ज़्यादा पैसा हो ना कम पैसा हो, मतलब ना ज़्यादा वो गरीब हो और ना ज़्यादा वो अमीर हो, तो उनको हम मिडिल क्लास जर्मन कहते हैं। अब हमने देखा था कि जो मिडिल क्लास जर्मन थे उनके मन में नेशनलिस्ट फीलिंग, उनके मन में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो पूरी तरीके से फैलने लगी मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में, जिन्होंने 1848 में ट्राई करा था अपनी जर्मन के जो कन्फेडरेशन थी उसको एक नेशन स्टेट बनाने में, मतलब कि जो जर्मनी अलग अलग भागों में बटा हुआ था उसको एक यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने के लिए, है ना। जो जर्मन के मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने ये ट्राई करा था 1848 में। This liberal initiative to nation building was however repressed by combined force of the monarchy and the military supported by large landowners of Prussia, मतलब कि लेकिन ये जो इनिशिएटिव था लिबरल मिडिल क्लास का कि वो जो लिबरल मिडिल क्लास थे वो ये चाहते थे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आए और हमारा जो जर्मन कन्फेडरेशन है, मतलब कि जो जर्मनी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो एक नेशन स्टेट बने। लेकिन ये जो लिबरल्स का इनिशिएटिव था, ये जो प्रस्पेक्ट था लिबरल का एक नेशन बनाने का, ये रिप्रेस्ड कर दिया गया मोनार्की के थ्रू और मिलिट्री के थ्रू। और वो जो मोनार्की और मिलिट्री थी उसको सपोर्ट करते थे लार्ज लैंड ओनर्स, मतलब जो जर्मन के जो अमीर क्लास के लोग थे वो उनको मोनार्की को सपोर्ट करते थे, जो लिबरल्स थे उनको रिप्रेस करने के लिए। और उन लैंड ओनर्स को हम जंकर भी कहते थे, जो कि प्रूसिया में रहते थे। ठीक है,
From then on, Prussia took on the leadership of movement for national unification. इसके बाद प्रूशिया ने जर्मन के यूनिफिकेशन की साझेदारी उठाई। मतलब प्रूशिया ने ये निर्णय लिया कि अब वो जर्मनी को यूनिफिकेट करेंगे, एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस, कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब इसको हेड कौन कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। मतलब कि जर्मनी की यूनिफिकेशन की जितनी भी प्रोसेस थी उसको हेड कर रहे थे ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने जर्मनी की आर्किटेक्ट की जो प्रोसेस थी, जर्मन को एक नेशन बिल्डिंग बनाने की जो प्रोसेस थी उसको हेड करा। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussia victory and complete the process of unification। मतलब कि 3 वॉर लड़े गए 7 साल में, 3 वॉर लड़े गए। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 वॉर लड़े गए 7 साल में। ठीक है, और इसके बाद इस वॉर में प्रूशिया की जीत हुई। मतलब प्रूशिया ने इस वॉर में जीत हासिल कर ली और जर्मनी को यूनिफिकेट कर दिया। ठीक है, इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्पेरर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल। मतलब कि जनवरी 1871 को प्रूसिया का किंग बना दिया गया, जो कि था विलियम फर्स्ट। ठीक है, केसर विलियम फर्स्ट, ये इसका पूरा नाम है। इसको जर्मन का किंग प्रोक्लेम्ड कर दिया इन 1871। मतलब 1871 में जर्मन के किंग प्रोक्लेम्ड कर दिया गया केसर विलियम फर्स्ट को। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की बहुत ठंडी सुबह, बिटरली मतलब बहुत ठंडी सुबह, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, इम्पोर्टेंट प्रूसियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। मतलब कि 18 जनवरी 1871 को एक बहुत ठंडी सुबह एक असेंबली कंप्राइज करी गई, एक असेंबली बनाई गई। ठीक है, एक असेंबली बनाई गई जर्मन स्टेट की, जिसमें कि आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, वो इंक्लूडेड थे। प्रूसिया के कुछ मिनिस्टर इंक्लूडेड थे, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क इंक्लूडेड थे। ठीक है, और ये जो मीटिंग है, ये असेंबली जो है वो हॉल ऑफ मायरर इन प्लेस ऑफ वर्साइल में ये जो मीटिंग थी ये बैठाई गई। ठीक है, इस मीटिंग में क्या हुआ? इस मीटिंग में टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेड बाय केसर विलियम फर्स्ट। मतलब कि जो नए जर्मन का किंग बनाया गया केसर विलियम फर्स्ट, उसको यहाँ पर मतलब सही मायने में एज अ किंग घोषित करा गया। ठीक है, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया स्टेट पावर। मतलब कि जो जर्मन की नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी, मतलब जर्मनी को एक नेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस थी, इस प्रोसेस ने पूरे प्रूशिया स्टेट पर अपनी पावर को डोमिनेट कर लिया। ठीक है, द न्यू स्टेट प्लेस्ड a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussia measure and practice often become a model from the rest of Germany। मतलब ये जो अब नए गवर्नमेंट बनी थी जो जर्मनी में, जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद, इसके बाद वहाँ की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम था उसको लीगल कर दिया गया, जुडिशल सिस्टम को लीगल कर दिया गया, और प्रूशिया में जो मेजर्स का सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया जर्मन की यूनिफिकेशन के बाद। ठीक है, अब दूसरा जर्मन की यूनिफिकेशन तो इस तरीके से हुआ था, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो इटली है, इटली का यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ, इटली की यूनिफिकेशन में कौन कौन सी प्रोसेस का यूज़ हुआ और कैसे कैसे वहाँ पर इटली को भी एक कन्फेडरेशन से एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करा गया। ठीक है, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड
अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि जर्मनी की तरह इटली का भी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, बिल्कुल जैसे जर्मनी का था, ठीक है। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire, मतलब कि जो इटली थी वो भी बहुत सारे सेवरल स्टेट्स में कन्वर्ट थी और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में भी बहुत ज़्यादा वो डिवाइडेड थी इटली। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। 19th सेंचुरी के मिडल में, 19th सेंचुरी के मध्य में इटली 7 राज्यों में डिवाइडेड थी, ऑफ विच जिसमें से ओनली वन सार्डिनिया पेडिमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पेडिमोंट जो कि प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल करा जाता था, ठीक है। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ का पार्ट था, मतलब जो इटली के उत्तरीय भाग था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा रूल करा जाता था। जो इटली का सेंटर पार्ट था वो पॉप्स के द्वारा रूल करा जाता था, और जो इटली का साउथर्न पार्ट था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के द्वारा डोमिनेंट था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन के द्वारा रूल करा जाता था, ठीक है। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, और तो और इटली में कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी, वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी कॉमन लैंग्वेज बोला करते थे और लोकल वेरिएशन थी, मतलब रीजनल में मतलब बहुत ज़्यादा लोकल वेरिएशन थी, मतलब वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, वहाँ पर कोई भी एक धर्म नहीं था, कोई भी एक रीजन नहीं था, मतलब कोई भी एक धर्म नहीं था, कोई भी एक लैंग्वेज भी वहाँ पर फिक्स नहीं थी। During 1830, Giuseppe Mazzini has sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic, मतलब कि 1830 में गुसेपी मजीनी ने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, जैसा हमने पहले पढ़ा था, इटली को रिपब्लिक बनाने की कोशिश करी थी। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली फॉर द डायमेंशन ऑफ हिज गोल, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी यंग इटली, हमने पढ़ा था पहले। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831, लेकिन 1831 में उनके जो रिवॉल्यूशन था ये फेल हो गया था, और 1848 में मेंटल नाउफॉल ऑन सार्डिनिया पेडिमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर, मतलब कि विक्टर इमानुएल सेकेंड ने जो सार्डिनिया पेडिमोंट पर रूल करते थे उन्होंने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी बाय द वॉर, थ्रू द वॉर की हेल्प से। जो सार्डिनिया पेडिमोंट के प्रिंस थे विक्टर इमानुएल सेकेंड, उन्होंने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी थ्रू द वॉर युद्ध। In the eyes of ruling elite of the region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब उन्होंने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी, क्योंकि इससे उनको ये लगता था कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी एज वेल एज उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगी, अगर वो इटली को यूनिफाई कर लेते हैं तो, मतलब कि अगर वो इटली को यूनिफाई कर देंगे तो उनकी आर्थिक तौर पर भी विकास होगा और पूरे इटली में उनका पॉलिटिकल पावर भी स्प्रेड होगी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कैवियर हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नाइदर रिवॉल्यूशनरी नॉट अ डेमोक्रेट। अब जैसे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने ये प्रोसेस को लीड करा था, वैसे ही इटली की यूनिफिकेशन की प्रोसेस को लीड करा था चीफ मिनिस्टर कैवियर ने, जो कि ना ही एक रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेट थे, ठीक है। लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट, जो इटालियन लोग थे जो कि एजुकेटेड थे और अमीर थे, उन्हीं की तरह चीफ मिनिस्टर कैवियर भी एजुकेटेड थे और अमीर थे, और वो भी उन्हीं की तरह फ्रेंच बोलते थे, इटली लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छे से वो फ्रेंच बोल पाते थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस
engaged by Cavour, Sardinia, Piedmont succeeded in defeating the Austria force of 1859। मतलब कि 1859 में जो कैव्योर था उन्होंने सार्दिनिया पेडिमोंट से ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया को 1859 में उन्होंने हरा दिया था और जो सार्दिनिया पेडिमोंट था उसको फ्री कर दिया था। ठीक है, apart from regular troops, a large number of armed voluntary under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. In 1860, they marched into South Italy and Kingdom of Two Cities and succeeded in winning his support the local peasants in order to drive the Spanish ruler। मतलब कि 1860 में एक और रिवॉल्यूशनरी थे जिनका नाम था गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। उन्होंने भी साउथ इटली की तरफ मार्च करा और किंगडम ऑफ टू सिटीज में भी उन्होंने मार्च करा और वहाँ पर भी जीत हासिल कर ली विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट्स और स्पेनिश रूलर्स। ठीक है, इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकंड प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का किंग घोषित कर दिया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। लेकिन फिर भी जो इटालियन पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी, मतलब अनपढ़ थी हैं। ठीक है, और उनको लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो इससे अवेयर नहीं थे। The peasants masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife। मतलब कि जो पीजेंट जो गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे, साउथर्न इटली के पार्ट के जो पीजेंट्स थे उन्होंने इटालिया वर्ड कभी नहीं सुना था। वो समझ रहे थे कि ये विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है, ला इटालिया। ठीक है, अब देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मतलब कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। ब्रिटेन में जर्मनी और इटली की तरह कुछ नहीं था, वहाँ पर एक अलग केस था। वो जो ब्रिटेन था वो अलग तरीके से यूनिफाई हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मॉडल ऑफ द नेशन फॉर द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल एंड रिवॉल्यूशन। मतलब कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसको आज हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसमें जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो किसी भी अपहेवल मतलब किसी भी तबाही या किसी भी रिवॉल्यूशन क्रांति के वजह से नहीं हुई। मतलब ब्रिटेन को यूनिफाई करने के लिए किसी भी क्रांति या फिर किसी भी तबाही की ज़रूरत नहीं पड़ी। It was result of long drawn out process. There was no British nation prior of 18th century। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस की मदद से यूनिफाई हुआ। ठीक है, और जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं था। मतलब 19th सेंचुरी के दौरान जो ब्रिटेन था वो एक नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, The primary identities of people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scotch और Irish। मतलब कि जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा एथनिक कंपोजिशन थी। मतलब वो लोग एक जगह रहते थे बट उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर वो बहुत अलग था, जिसके बिहार पे वहाँ तीन तरह के लोगों को डिवाइड करा, चार ग्रुप्स को वहाँ पर ब्रिटेन में डिवाइड करा गया। जो ग्रुप्स थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये 4 ग्रुप थे ब्रिटेन में। ठीक है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, रीजन सब कुछ अलग था। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑल दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर, पॉलिटिकल ट्रेडिशन। मतलब ये सभी एथनिक ग्रुप जो थे इनका अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था और अलग ही इन लोगों का कल्चर था। ये लोग सिमिलर नहीं थे। ठीक है, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, मतलब लेकिन ये सब तो था, लेकिन जो ब्रिटेन में जो इंग्लिश नेशन था, मतलब जो इंग्लिश
लोग थे वो बहुत ज़्यादा वेल्थी थे और उनकी जो पावर थी वो बहुत हाई थी, इसलिए उन्होंने पूरे ब्रिटेन में अपना परचम लहरा रखा था। उन्होंने पूरे पूरे ब्रिटेन में अपनी पावर को स्प्रेड करा हुआ था। ठीक है। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was instrument through which nation state with English as its center came to be forged। मतलब जो ब्रिटेन था वहाँ पर एक इंग्लिश पार्लियामेंट भी थी जिसने पूरे ब्रिटेन पे अपनी पावर जमा रखी थी मोनार्की की तरह इन 1688। ठीक है। और वहाँ पर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 भी पास कराया गया इंग्लैंड में, जिसके बिहाफ पे जो स्कॉटलैंड था वो अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया इन अंडर द रूल ऑफ इंग्लिश पीपल्स। ठीक है। द ब्रिटिश growth of British identity meant the Scotland's distinct culture and political institution was systematically suppressed। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो अब स्कॉटलैंड पे भी रूल करेंगे, मतलब जो स्कॉट्स लोग हैं उन पर रूल करेंगे, और जो स्कॉटलैंड का कल्चर है, रीजन है, उनका जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसको सप्रेस्ड कर देंगे और उन पर अपने सारे रूल्स, अपने सारे ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर वो सब थोप देंगे। ठीक है। द कैथोलिक clans that inhabited the Scottish Highlands suffered tribal repression whenever they attempt to assert their independence। मतलब जो कैथोलिक क्लैंस है, कैथोलिक क्लैंस बेसिकली एक ग्रुप है लोगों का जो कि स्कॉटिश हाईलैंड पर रहता था। जब भी वो अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाने की कोशिश करता था उसको रिप्रेस कर दिया जाता था बाय इंग्लिश पीपल्स, बाय जो ब्रिटेन के इंग्लिश लोग थे उनके द्वारा। ठीक है। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language for weird nation dress, and large number of were forcibly driven out of their homeland। मतलब जो स्कॉटिश लोग थे उनको उनकी जो लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज वो भी बोलने नहीं दिया जाता था, और ना ही उनकी नेशनल जो ड्रेस है उनकी वो पहनने के लिए दिया जाता था। उनको पूरी तरीके से सप्रेस करा जाता था, पूरी तरीके से रिप्रेस्ड करा जाता था। ठीक है। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। मतलब जो इरिश लोग थे जो आयरलैंड में रहते थे उनको भी बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। मतलब ये जो आयरिश लोग हैं, जो आयरलैंड कंट्री है वो डिवाइड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। बेसिकली ये दो ग्रुप्स हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। The English helped the pro-state of Ireland establish their dominance over a larger Catholic country। जो प्रो-स्टेट्स लोग थे उनको इंग्लिश पीपल हेल्प करते थे अपने डोमिनेंस जमाने के लिए पूरी कंट्री में, पूरे आयरलैंड में, और कैथोलिक्स को वो सप्रेस करते थे, कैथोलिक पीपल्स को वो रिप्रेस्ड कर देते थे, अपनी पावर के बलबूते पर दबा देते थे। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। मतलब जो कैथोलिक लोग थे, कैथोलिक लोगों के जो विद्रोह, कैथोलिक लोग जो विद्रोह करते थे, रिवॉल्ट्स करते थे, उनको सप्रेस्ड कर दिया जाता था ब्रिटिश डोमिनेंस के अंडर। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट बाय वॉल्ट आयन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। मतलब एक वॉल्फ टॉन नाम के एक रिवॉल्यूशनरी हैं, उनका जब रिवॉल्यूशन फेल हो गया था 1798 में, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तब आयरलैंड को भी इंक्लूड कर दिया गया था, जो एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 था, अंडर जो आयरलैंड था उसको भी इंक्लूड कर दिया गया। A new British nation was forged through propagation of dominant English culture। मतलब कि इसके बाद एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया
जिसका कि एक नया कल्चर था जो कि इंग्लिश लोगों पर डिपेंड करता था। ठीक है। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड बाय द ओल्डर नेशन, सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन हिज यूनियन। मतलब कि जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया उसके बाद ब्रिटेन का एक नया सिंबल बनाया गया, एक नया ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जिसको कहते हैं यूनियन जैक, एक नई नेशनल एंथम गाई गई द गॉड सेव आवर नोबल, और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर हर जगह पर डोमिनेट करती थी, और जो जितने भी दूसरी कंट्रीज़ थी वो एक एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर बनकर रह गई। ठीक है। अब हम देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन, मतलब कि एक नेशन को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। देखो, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, मतलब कि ये ईजी हो जाता है कि हम किसी भी कंट्री के जो रूलर्स हैं उनको स्टैचू में या किसी भी पोर्ट्रेट में, किसी भी चित्रकला में दर्शा सकते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस ऑफ अ नेशन, लेकिन क्या हम किसी भी नेशन को कोई चेहरा, कोई फेस, कोई चित्र दे सकते हैं? Artists in the 18th century and 19th century found a way out by personifying nation। जो 18 और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने अपने नेशन को प्रेजेंट करने के लिए, पर्सोनिफाई करने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन, मतलब कि वो अपनी कंट्री को एज अ पर्सन प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने, जो पहले 19 और 18 सेंचुरी के टाइम के जो आर्टिस्ट थे। ठीक है। नेशन व ऑफन देन पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर, मतलब जो नेशन था उस टाइम पे एज अ फीमेल फिगर उसको पोर्ट्रेट करा जाता था। मतलब जैसे हमारा नेशन है उसको भारत माता के रूप में दर्शाया जाता है, वैसे ही उस टाइम पे और बल्कि आज भी किसी भी नेशन को एज अ फीमेल फिगर दर्शाया जाता है। द फीमेल फ्रॉम दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी particular woman in real life, rather it's out to give the abstract idea of nation concrete from that is the female figure become allegory to the nation। मतलब कि उस टाइम पे नेशन को एज अ फीमेल फिगर दर्शाया जाता था, लेकिन ये कोई एक पर्टिकुलर फीमेल को नहीं दर्शाया जाता था, वो बस उसको एक मूर्ति में दर्शाते थे। ठीक है। और जिसको हम क्या कहते हैं, एलिगोरी ऑफ द नेशन। ठीक है। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray the idea of liberty, justice and republic। मतलब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलिगोरी को दर्शाया था टू जस्टिफाई द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, है ना, पहले हमने पढ़ा था ना। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, आपके एनसीईआरटी में ये रही फीमेल फिगर फ्रांस की। ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, मैरियाना, मतलब फ्रांस की जो फीमेल एलिगोरी है उसको हम क्या कहते हैं, मैरियाना। ठीक है। आगे हम और भी फीमेल फिगर को, एलिगोरी को पढ़ेंगे, जैसे जर्मनी की हो गई और फ्रांस की, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। These ideas were represented through a specific object to symbol. As you would remember, the attribute of liberty are the red cap or the broken chain, while just is generally blindfold woman carrying a pair of वाइनिंग स्केल। मतलब कि ये जो एलिगोरी को दर्शाने का आइडिया है ये किसी भी सिंबल को दर्शाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि लिबर्टी का मतलब होता है रेड कैप, ब्रोकन चेन, और जस्टिस का मतलब होता है ब्लाइंड फोल्ड। मतलब जैसे कोर्ट वगैरह में जस्टिस न्याय के मूर्ति को दिखाते हैं आंखों पर पट्टी बांध के, हाथ में तराजू लिए। ठीक है। इसका मतलब होता है जस्टिस। और लिबर्टी का मतलब होता है रेड कैप और ब्रोकन चैन। ठीक है, मतलब आज़ादी। Similar female allegory were invented by artists in 19th century to represent the nation. In France, she was Christine Mariana, a popular Christian name
विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। मतलब कि पहले के टाइम पे 19वीं सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे वो फीमेल फिगर को एक एलिगोरी के रूप में दर्शाते थे। जैसे फ्रांस की जो फीमेल फिगर है वो है मैरियाना। मैरियाना एक बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ठीक है, जो कि नेशन के आइडिया को दर्शाता है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। मतलब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिबर्टी को, मतलब आज़ादी को और स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। जैसे कि रेड कैप, ट्राई कलर 3 कलर, और द कॉकेट। कॉकेट एक लीव होती है, ठीक है, उनके सर पे वो। स्टैचू ऑफ मैरियाना वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड टू पब्लिक और द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिफाई एंड persuade them to identify with it. Mariana image were marked and coins on steps। मतलब कि जो मैरियानी है, मैरियाना जो फ्रांस की एलिगोरी है, उसको सिक्कों पर और स्टैम्प पर भी दर्शाया जाता है और ये एक पब्लिक फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। जो जर्मेनिया है वो जर्मन नेशन की एलिगोरी है। और जर्मेनिया का जो क्राउन है, जर्मेनिया का जो मुकुट है वो ओक लीव का बना हुआ है और ये हीरोइज्म के लिए स्टैंड करती है। देखो ये जर्मेनिया की पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। मतलब इसके सिर पर ये ओक लीव दिखाई गई है, हाथों में तलवार है और पीछे सूर्य की किरणें उड़ रही हैं और ये ट्री कलर का फ्लैग इसने जो ले रखा है ये हीरोइज्म को दर्शाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, मतलब कि अपने देश के लिए सेक्रीफाइस, लव और डिवोशन की भावना को हम नेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन ये इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है किसी भी देश पर रूल करना, ठीक है, मतलब कि अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री पर भी रूल करना, उस पर पावर जमाना है, इसको हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its dialectic liberal democratic sentiment of the first half of the century but become a narrow creed with limit ends, ठीक है।